भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। इस सभ्यता में युग युगांतर के आवर्तन विवर्तन में कुछ विषय हमारी चिंतन प्रक्रिया के केंद्रीय विषय रहे हैं, जैसे राष्ट्र, महिला शक्ति और महिला शिक्षा। हमारे देश में महिला शक्ति अर्थात आधी आबादी की शिक्षा पर बात आज भी प्रासंगिक है। इस विषय को समझने के लिए हमें भारत में महिला शिक्षा के इतिहास को स्पष्ट रूप से जानते हुए वर्तमान परिदृश्य में इसे समझना होगा। पाश्चात्य देश आज भले ही कितना भी आधुनिक, वैज्ञानिक और सामाजिक होने की बातें करें, किंतु नारी शिक्षा पर जो परिकल्पना और आधारभूत तथ्य सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से भारतीय सभ्यता ने सदियों पूर्व प्रस्तुत किए, वे आज भी अनुकरणीय हैं। जब भी भारतीय इतिहास में महिला शिक्षा की बात की जाती है तो वेदों का उल्लेख और चर्चा अवश्य की जाती है। इसका कारण यह है कि वेद हमारी सभ्यता के सर्वाधिक पौराणिक और तथ्यपरक ग्रंथ हैं। वेदों की गौरवमयी परंपरा से लेकर उपनिषद और महाकाव्य काल तक हम महिला शक्ति को समाज के आधार स्वरूप देखते रहे हैं। वेद नारी शक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामय, उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्रियों की शिक्षा, शील, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुंदर वर्णन पाया जाता है, वैसा संसार की किसी भी सभ्यता में नहीं। यह नारियों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा का ही प्रभाव रहा है कि वेद महिलाओं को घर की सम्राज्ञी कहते हैं और देश की शासक और पृथ्वी की सम्राज्ञी बनने तक का अधिकार देते हैं। वेदों में स्त्री यज्ञीय है, अर्थात यज्ञ समान पूजनीय है, और इससे ही सिद्ध होता है कि नारी और नारी शिक्षा का भारतीय इतिहास में कितना महत्व रहा है। वेदों में नारी को ज्ञान देने वाली, सुख समृद्धि लाने वाली, तेज वाली देवी विदुषी, सरस्वती, इंद्राणी, उषा जो सबको जगाती है, इत्यादि अनेक आदर सूचक नाम दिए गए हैं। वेदों के समय में स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहा। उसे सदा विजयिनी कहा गया और उनके हर काम में सहयोग और प्रोत्साहन की बात कही गई है। वैदिक काल में नारी अध्ययन अध्यापन से लेकर रणक्षेत्र में जाने तक के कार्य बहुत ही कुशलता के साथ करती रही। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, सरस्वती, सर्पराज्ञी, सूर्या, सावित्री, अदिति, दाक्षायनी, लोपामुद्रा, विश्ववारा तथा आत्रेयी इत्यादि अनेक महान ऋषिकाएं वेद मंत्रों की दृष्टा हैं। ऋग्वेद नारी शक्ति वेदों, उपवेदों, व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, छंद तथा निरुक्त से युक्त सर्व विद्याओं में प्रसिद्ध और असंख्य अक्षरों वाली होती हुई सबसे उत्तम, आकाश के समान व्याप्त, निश्चल परमात्मा के निमित्त प्रयत्न करने वाली रही है। वह गौ स्वर्ण युक्त विदुषी जल के समान निर्मल वचनों को छांटने वाली, अर्थात अविद्या आदि दोषों को अलग करती हुई संसार के लिए अत्यंत सुख करने वाली होती है। सार यह है कि वैदिक साहित्य जो तत्कालीन समाज को प्रस्तुत करता है, उसमें माना गया है कि स्त्रियां तेजोमयी, विदुषी, वीरांगना, सुविज्ञ, यशस्विनी और रथ पर सवार होने वाली, संपदाशालिनी, धनाढ्या, बुद्धिमती और ज्ञानवती हों। वे परिवार समाज की रक्षक हों तथा सेना में जाएं। पौराणिक इतिहास में स्त्रियां और पुरुष दोनों को शासक चुने जाने का समान अधिकार प्राप्त था। शासकों की स्त्रियां अन्यों को राजनीति की शिक्षा दें, ऐसा भी कहा गया। और जैसे राजा लोगों का न्याय करते हैं, ठीक उसी प्रकार से रानी भी न्याय करने वाली हों। यह सब वेदों के समय में महिला शिक्षा को लेकर माने गए ध्येय रहे हैं। वैदिक काल से लेकर अधुनातन पर्यंत महिला शक्ति के लिए अनेक संज्ञाओं और विशेषणों का प्रयोग किया गया, जिनसे इस वर्ग के उदात्त स्वरूप और अति मानवीय गुणों का सहज ही पता चल जाता है।
इन नामों की व्युत्पत्ति और अर्थों का अध्ययन करते हुए हमें अनुभव होता है कि भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति या महिला शक्ति का औदात्य स्वयं सिद्ध है। निरुक्त में भी उल्लेख है, माययन्ति एना पुरुषाः, अर्थात पुरुष उसका सम्मान करते हैं, उसे मेना कहा गया है। उसे अंगांगा वर्धनादंबा कहकर संबोधित किया गया है। अस्तु, माँ अपने कर्म और वाणी से शिशु को सुशिक्षित और सुसंस्कृत करती है, इसलिए उसका एक नाम अम्बा हुआ। वह शिशु को ओम से प्रारंभ करवाकर वेद मंत्रों की गुनगुनाहट से उसे सुशिक्षित करती है, सुसंस्कृत बनाती है और अपने अम्बा नाम को सार्थक करती है। इस उदाहरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि एक माँ के रूप में एक महिला अपने शिशु को तभी सुशिक्षित कर सकती है जब वह स्वयं शिक्षित हो। इसीलिए स्पष्ट है कि भारतीय समाज में महिलाएं न केवल शिक्षित थीं, अपितु वे उच्च मेधा से अलंकृत नेतृत्व की परिचायक भी थीं। मातृशक्ति के इस स्वर्णिम इतिहास का पतन विदेशी आक्रमणों के उपरांत होना प्रारंभ हुआ। एक संपन्न सभ्यता और संस्कृति की नारी शक्ति घूंघट जैसी कुप्रथा का दंश झेलने लगी। विदेशी आक्रांताओं ने हारे हुए राजाओं को अन्य भेंटों के साथ अपनी बहू बेटी भी सौंपने के लिए विवश कर दिया। इतना ही नहीं, भारतीय परिवारों की धन संपत्ति लूटने के साथ साथ बहू बेटियों का भी अपहरण शुरू हो चुका था। परिणाम स्वरूप इनकी रक्षा हेतु पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, कन्यावध, विवाह प्रताड़ना, विधवा प्रताड़ना इत्यादि तत्कालीन कुरीतियों ने जन्म लिया। बहु विवाह और अनमेल विवाह जैसी भोगवादी मानसिकता का विकास नारी को प्राप्त समस्त स्वतंत्रता को छीन ले गए। इस युग में स्त्रियों के समस्त अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और स्मृतिकारों ने स्त्री को प्रत्येक अवस्था में परतंत्र बना दिया। उसे बचपन में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने के आदेश दिए जाने लगे। जैसा कि कहा भी गया है, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्ये, न स्त्री स्वतंत्रज्ञमर्हति। अर्थात बचपन में पिता स्त्री की रक्षा करे, यौवन अवस्था में पति उसकी रक्षा करे और वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करे। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। ऐसी उक्तियां 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक स्त्रियों की स्थिति को और अधिक बिगाड़ने लगी। स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता के लिए अब 5-6 वर्ष की आयु में ही कन्याओं का विवाह होने लगा। स्त्रियों को 4 दीवारी में रखा जाने लगा। पर्दे की प्रथा प्रचलित हुई। स्त्री शिक्षा पर रोक लगा दी गई। विधवा पुनर्विवाह पर भी रोक लगा दी गई। संपत्ति में स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था। आर्थिक दृष्टिकोण से स्त्रियां परतंत्र हो गई और ब्रिटिश काल में 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से लेकर 1947 के हिंदू स्त्रियों के सुधार के लिए भी अंग्रेजी सरकार ने कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। लेकिन पुनर्जागरण के दौर में भारत में स्त्री शिक्षा को नए सिरे से महत्व मिलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1854 में स्त्री शिक्षा को स्वीकार किया गया। राजनीतिक क्षेत्र में सन 1919 तक स्त्रियों को मताधिकार देने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं था। महात्मा गांधी ने स्त्रियों को घर से बाहर लाने का प्रयास किया और इसके फलस्वरूप स्त्रियों ने स्वतंत्रता आंदोलन आदि में भाग लेना प्रारंभ किया। आधुनिक भारत में महिला शिक्षा के प्रतिमान गढ़ने वाली कुछ प्रसिद्ध महिलाएं रहीं। इस दृष्टि से सावित्रीबाई फुले को भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। कादम्बिनी गांगुली, चंद्रमुखी बसु, बेगम जफर अली आदि महिलाओं के नाम भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख रहे हैं। दुर्गाबाई देशमुख भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहीं, जिन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए अनेक विद्यालयों की स्थापना की। महादेवी वर्मा, जो कि सुप्रसिद्ध कवयित्री भी रही हैं, इसके साथ ही साथ वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक बड़ी शिक्षाविद भी रहीं। स्वतंत्रता के उपरांत विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के कारण साक्षरता की दर 0.2% से बढ़कर 6% तक पहुंच गई।
कोलकाता विश्वविद्यालय महिलाओं को शिक्षा के लिए स्वीकार करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना और 1986 में शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रत्येक राज्य को सामाजिक रूपरेखा के साथ शिक्षा का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1947 से लेकर भारत सरकार पाठशाला में अधिक लड़कियों को पढ़ने का मौका देने के लिए प्रतिबद्ध थी और अधिक लड़कियों को पाठशाला में दाखिला करने के लिए तथा उनकी स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए उन्हें निःशुल्क पुस्तकें और भोजन आदि की व्यवस्था से भी नवाजा गया। कुपोषण, यौन उत्पीड़न, माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक ना होना, कई प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध, घर में माता पिता या सास ससुर का कहना मानने का दबाव, ऊंची शिक्षा हासिल करने की अनुमति ना होना, बचपन में संक्रमण रोग से लड़ने की पर्याप्त शक्ति की कमी इत्यादि भारत में महिला शिक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारण रहे। स्वतंत्रता के उपरांत महिला शिक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाते हुए महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति प्रेरित करने का सदैव बल दिया गया। महिला शिक्षा को बढ़ाने हेतु भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा महिला योजना, बालिका समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धि योजना, रोजगार और आमदनी हेतु प्रशिक्षण केंद्रों का खोला जाना, महिलाओं और लड़कियों की प्रगति के लिए विभिन्न कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय जैसी प्रमुख योजनाएं संचालित करना सरकारों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। इनके अंतर्गत वंचित और गरीब बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ उनके रहने खाने और संपूर्ण शिक्षा का खर्च भी सरकार उठाती रही हैं। आज के आधुनिक युग में चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए शिक्षा बराबर है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में भी है। हमारा संविधान सभी को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान करता है और पुरुषों के साथ साथ नारी शक्ति भी इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, पायलट, पुलिस और अब तो फौज में भी अनेक महत्वपूर्ण पदों पर जाने लगी हैं। आज हमारे समाज में शिक्षा के माध्यम से और महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित होते हुए बहुत सुधार हो रहा है और अपनी बेटियों को शिक्षित करने में हमारा समाज लगा हुआ है, जिसका परिणाम हमारे सामने है कि आज महिला शक्ति हर क्षेत्र में पुरुषों के समान और कई क्षेत्रों में तो पुरुषों से आगे भी चल रही है। सरकारों के प्रयास और सर्व शिक्षा अभियान के तहत समाज की स्थिति में निरंतर सुधार आ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सी लड़कियों ने कला, खेलकूद, चिकित्सा, विज्ञान और प्रशासनिक सेवा में लड़कों को भी पछाड़ दिया है और लड़कियों का परिणाम बोर्ड परीक्षाओं में लड़कों की तुलना में श्रेष्ठ गुणवत्ता से युक्त अधिसंख्य होता है। यह भी इस बात को प्रमाणित करता है कि महिला शिक्षा अपने चरम पर है और आज की शिक्षित नारी अपने पैरों पर खड़ी हुई है, स्वावलंबिनी है और शिक्षा के तेज प्रकाश के कारण ही नारी अपने तेज से समाज को भी प्रकाशित कर रही है। जीवन के हर क्षेत्र में नारी या महिला शक्ति अमूल्य योगदान देने के साथ शिक्षा जगत में भी अद्भुत कार्य कर रही है और वह पुरुषों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है, बल्कि उनकी पूरक और उनकी सहगामिनी बनकर के समाज और राष्ट्र के विकास के लिए, विश्व को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसीलिए नारी का शिक्षा के साथ जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और निरंतर हमें महिला शिक्षा को प्रोन्नत करते हुए समाज के हित के लिए कार्य करना चाहिए।